हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और मैं आपके सामने आज एक वीडियो रखना चाहता हूँ। अच्छा, तो आज हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। आज न्यूरॉन कैसे कार्य करता है, न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं और प्रत्येक पार्ट्स क्या करता है, इसके बारे में आज अपन सीखेंगे। और हम यह भी जानेंगे कि अगर हमारे शरीर के साथ कोई घटना घटती है, हमारे शरीर के साथ कुछ होता है या हमें कोई टच करता है, कोई भी एक्टिविटी होती है हमारे शरीर के साथ, तो वो कैसे पता पड़ जाता है हमें कि हमारे बॉडी के इस पार्ट पर ये हमारे साथ हुआ है। तो इस चीज़ को आज समझेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, हाउ टू वर्क न्यूरॉन। ठीक है दोस्तों, कि हमारा ये जो न्यूरॉन है वो कैसे काम करेगा। पहली बात तो मैं आपको समझा दूं कि हमारे जो शरीर है इसमें काफ़ी सारी कोशिकाएं हैं। हमारा जो शरीर है ना, वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। इसमें अनगिनत कोशिकाएं होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा शरीर बहुकोशिकीय है। ठीक है, और ये सारी की सारी कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू बनाती है, उत्तक बनाती है, अंग, फिर इसके बाद में अंग तंत्र बनाते हैं, अंग तंत्र मिलकर के अंग बनाते हैं, फिर काफ़ी सारी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से सब मिलते हैं और सारे अंग मिलने की वजह से हमारा शरीर बनता है। ठीक है, तो मैं बात न्यूरॉन की कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, यानी कि हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे शरीर के अंदर अनगिनत जो कोशिकाएं हैं, क्या सारी की सारी कोशिकाएं एक जैसी होती है? नहीं, सारी की सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। अगर अपन जीव कोशिका की बात करें तो आपने सामान्य जीव कोशिका के बारे में क्या पढ़ा है? जीव कोशिका के बारे में एज ए डायग्राम में आपने देखा होगा, बीच में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी का है, ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से लाइसोसोम, ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में अपन जीव कोशिका के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जीव कोशिका क्या न्यूरॉन की तरह होती है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो जीव कोशिका है वो न्यूरॉन से अलग है। न्यूरॉन भी एक प्रकार की कोशिका है। ठीक है, न्यूरॉन भी प्रकार की कोशिका होती है। और न्यूरॉन किस तरीके की कोशिका है, क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर, इस चीज़ को आज हमें समझना है। ठीक है, तो न्यूरॉन, हमने यहाँ पर हमारी हेडिंग डाली हुई है कि हमारे शरीर के अंदर जो न्यूरॉन होता है वो किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूरॉन का डायग्राम समझेंगे कि न्यूरॉन का डायग्राम कैसा होना चाहिए। ठीक, उसके बाद न्यूरॉन के पार्ट्स, न्यूरॉन के उसमें से पार्ट्स डिवाइड करेंगे कि न्यूरॉन कितने भागों में बटा हुआ होता है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा कैसे काम करता है, जिसकी वजह से हमें बाह्य वातावरण से मिलने वाले संदेश हमारे मस्तिष्क के पास जाते हैं, जिससे हमें पता पड़ता है कि हमारे बाहर क्या हो रहा है। ठीक है, वैसे आपको मैं बता दूं, जो न्यूरॉन होता है इसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं और ये न्यूरॉन परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। ठीक है ना, परिधीय तंत्रिका तंत्र हमारे इस शरीर के अंदर वे कोशिकाएं होती हैं, या ऐसा तंत्र उन कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है जो हमारे शरीर में बाह्य संदेश और आंतरिक संदेशों को प्राप्त करके मस्तिष्क तक भेजने का कार्य करती है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं न्यूरॉन की। जो न्यूरॉन होता है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? हमारी जो तंत्रिका कोशिका है, यानी कि जो न्यूरॉन है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। न्यूरॉन को 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसका जो पहला भाग होता है वो होता है कोशिका काय। इसका जो पहला भाग होता है दोस्तों वो होता है कोशिका काय, जिसको अपन बोल सकते हैं सेल बॉडी। ठीक है, इसका जो दूसरा भाग होता है वो होता है तंत्रिकाक्ष। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो होता है तंत्रिकाक्ष, जिसको अपन बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, और जो इसका तीसरा हिस्सा होता है वो होता है द्रुमाशय वाला भाग। इसे द्रुमाशय वाला भाग क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। द्रुमाशय वाला भाग, इसको डेंड्रोइड्स भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 हिस्से तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन के होते हैं। यानी कि हमारा जो न्यूरॉन है एक ऐसी कोशिका है जो 3 हिस्सों में बटी हुई होती है, सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्रोइड्स, यानी कि कोशिकाएं, तंत्रिकाक्ष और द्रुमाशय। ठीक है, अच्छा अब न्यूरॉन के 3 हिस्से कहाँ कहाँ होंगे, इसका डायग्राम कैसा होगा।
ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमको ये डायग्राम कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं कि ये जो डायग्राम हमने बनाया है न्यूरॉन का, इस प्रकार से देखिए हमारे शरीर में एक न्यूरॉन होता है, एक न्यूरॉन कोशिका। एक न्यूरॉन कोशिका इस प्रकार से होती है। अब ये बहुत सारी कोशिकाएं होती है जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई होती है। एक न्यूरॉन, इसके बाद दूसरा न्यूरॉन आएगा, इसके आगे भी न्यूरॉन होंगे, इसके पीछे भी न्यूरॉन होंगे, तो एक लंबी सी चैन बनती है जो पूरे शरीर में फैली हुई होती है। और जिसकी वजह से हम क्या, बाहर से जो हमारे साथ घटना घटती है, जैसे हमारे ऊपर गर्म चाय फैल गई, पिन चुभ गई, कांटा लग गया, जो भी एक्टिविटी हमारे साथ होती है तो हमें उस चीज़ का पता लग जाता है। किसी ने टच किया तो हमारे साथ ये घटना किस अंग पर घटी है, कब घटी है, तो उसका सही अंदाजा कौन दिलाता है? न्यूरॉन। ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो एक न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, अब हम इसके जो 3 भाग मैंने बताए थे, कोशिकाएं, तंत्रिकाक्ष और द्रुमाशय, इसको एक थोड़ा कंप्लीटेड करते हैं। ये देखते हैं कि कौन सा भाग क्या है। ठीक है, तो आप ये वाला हिस्सा देख रहे होंगे, कुछ सेल की तरह नजर आ रहा है, एक कोशिका की तरह नजर आ रहा है। ऐसे आपको मैंने जब जीव कोशिका बताई थी तो उसमें बीच में केंद्रक होता है, उसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य भरा होता है, कोशिका झिल्ली होती है। तो सेम उसी प्रकार से है, लेकिन इस पूरे इसको कोशिका नहीं बोलेंगे, ये पूरा का पूरा एक कोशिका है। ठीक है, जिसको अपन तंत्रिकाक्ष यानी कि न्यूरॉन कहते हैं। अच्छा, न्यूरॉन के मैंने 3 हिस्से बताए थे, जिसमें से ये पहला हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं कोशिकाकाय। कोशिकाकाय, सेल बॉडी। इसके बाद ये इसका दूसरा हिस्सा होता है जिसका नाम होता है तंत्रिकाक्ष, एक्सोन। ठीक है, मैं आपको बताना चाह रहा था कि तीसरे हिस्से को द्रुमाशय वाला हिस्सा क्यों कहते हैं, क्योंकि तीसरे हिस्से को देखा जाए तो इसमें केवल और केवल आपको फाइबर्स, स्ट्रक्चर्स निकली हुई दिखाई देगी, धागे नुमा संरचना बाहर निकलती हुई दिखाई देगी, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो कोशिकाकाय वाला भाग है, इसके अंदर इसे तो हम बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, इसे इन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये जो फाइबर, ये धागे नुमा संरचना निकल रही है, यहीं इस कोशिका के अंदर जहां भी आपको फाइबर्स, स्ट्रक्चर्स निकलती हुई नजर आ जाए तो उनका नाम हम रख देते हैं डेंड्राइट्स। क्या रख देते हैं? डेंड्राइट्स, यानी कि द्रुमाशय। ठीक है, इसके बाद के चारों ओर कुछ द्रव्य भरा हुआ होता है। इस द्रव्य को अपन कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से कोशिकाकाय के हिस्से होते हैं। धागेनुमा संरचना को हम डेंड्राइट्स यानी द्रुमाशय कहते हैं। इस बीच वाले हिस्से को अपन केंद्रक कहते हैं। उस केंद्र के चारों ओर जो द्रव्य भरा रहता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। बात करें तंत्रिकाक्ष की, तंत्रिकाक्ष एक लंबी और बेलनाकार संरचना होती है, सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर होती है ये, और बहुत ही लंबी होती है। ठीक है, लंबी और बेलनाकार स्ट्रक्चर है जिसमें से रासायनिक संदेश होकर के जाते हैं। इस बेलनाकार स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ लेयर्स चढ़ी हुई होती है, यानी कि परतें होती हैं। इन परतों को बोलते हैं वसा की परतें। वसा की परतें यानी कि फेट लेयर्स, फेट लेयर्स। ठीक है, अच्छा, मैं बात कर रहा था तीसरे हिस्से की। तो तीसरे हिस्से को द्रुमाशय वाला भाग इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें केवल और केवल फाइबर यानी कि धागेनुमा संरचना बाहर की ओर निकल रही है, इसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता है। इस वजह से इस भाग का नाम ही क्या पड़ जाता है? द्रुमाशय वाला भाग। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा एक तंत्रिकाक्ष, एक न्यूरॉन कि कैसे इसका डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपके शरीर के साथ जो एक्टिविटी घटती है, आपके शरीर को कोई टच करता है, पीछे से आकर के किसी के साथ कोई मजाक करता है, थप्पड़ मारता है, चुटकी भरता है, पिन चुभाता है, कांटा अचानक आपको लग गया, तो ये सब के सब हमें जस्ट पता पड़ जाता है कि हमारे किस अंग पर, पूरी बॉडी में किस अंग पर क्या हुआ है। ठीक है, तो ये पता कैसे पड़ता है हमें, इसकी बात हमें इस टॉपिक के अंदर करनी है। अच्छा, तो हाँ, ये जैसे हमें मान लीजिए पिन चुभ गई। ठीक है, हमारे पास, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर हमारी कोई स्किन है, त्वचा है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस त्वचा पर पिन चुभा दी। तो पिन चुभने का जो संदेश होता है, वैसे ही मैंने अपनी हाथ पर पिन चुभाई, तो पिन चुभने का जो संदेश होगा, इस स्किन के नीचे, इस स्किन से संबंधित, इस त्वचा से संबंधित न्यूरॉन उस पिन चुभने के संदेश को ग्रहण करते हैं। ठीक है, पिन चुभने के संदेश को कौन ग्रहण करेगा? न्यूरॉन। और न्यूरॉन का भी कौन सा हिस्सा? द्रुमाशय वाला भाग, क्योंकि ये फाइबर स्ट्रक्चर क्या करती हैं? संदेशों को ग्रहण करने का काम करती हैं। तो पिन चुभने का संदेश जो होगा वो कहाँ चला जाएगा? द्रुमाशय के पास। द्रुमाशय का भी काम होता है। द्रुमाशय क्या करता है कि उस संदेश को लेगा और लेने के बाद एक केमिकल रिएक्शन करेगा। जो संदेश उस द्रुमाशय को भी प्राप्त हुआ है वो एक धीमी गति से चलने वाला संदेश होता है, लेकिन आपको जब कोई पिन चुभती है तो आपको तो फटाफट पता पड़ जाता है, उसी समय पता पड़ जाता है। तो ये सब कैसे होता है? अब जो द्रुमाशय के पास जो संदेश आया है वो एक धीमी गति से चलने वाला संदेश है। अब धीमी गति से चलने वाले संदेश को तेज गति से चलने वाले संदेश में कैसे डाइवर्ट किया जाए?
तो इसको समझिए, ध्रुमाशय क्या करता है, उस संदेश को ग्रहण करता है और केमिकल रिएक्शन करता है, और केमिकल रिएक्शन करने के बाद उस ध्रुमाशय उस संदेश को, यानी कि रासायनिक क्रिया के बाद संदेश को विद्युत आवेग में बदल देता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस में बदल देता है, विद्युत आवेग भी बना देता है। ठीक है, जब विद्युत आवेग बन जाता है, ये धीमी गति से चलने वाला संदेश है जो उद्दीपक के रूप में ध्रुमाशय को मिला था, लेकिन जब उसने केमिकल रिएक्शन की तो विद्युत आवेग बना। विद्युत आवेग को ध्रुमाशय कोशिका काय के कोशिका द्रव्य में सौंप देता है, कोशिका काय को सौंप देता है, और कोशिका काय से यह संदेश आगे अगले वाले हिस्से तंत्रिकाक्ष में जाता है, और तंत्रिकाक्ष से होता हुआ ध्रुमाशय वाले भाग में जाता है। अब ध्रुमाशय वाले भाग में लास्ट पार्ट होता है वो न्यूरॉन का लास्ट भाग होता है। तो जैसे ही लास्ट वाले हिस्से में जाता है तो आगे भी, इसके पीछे भी और इसके आगे भी काफ़ी सारे न्यूरॉन एक चैन बनाकर जुड़े हुए होते हैं। इसके पीछे भी एक न्यूरॉन जुड़ा हुआ होता है। मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्टली बना लेता हूँ, ज़्यादा हम डिटेल से नहीं बनाएंगे। इसके पीछे भी काफ़ी सारे न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, एक न्यूरॉन अगले न्यूरॉन से, जैसे ध्रुमाशय इसमें से भी निकल रहे हैं, ध्रुमाशय इसमें से भी निकल रहे हैं, तो ये है एक दूसरे न्यूरॉन से डायरेक्टली ध्रुमाशय द्वारा जुड़े हुए नहीं होते हैं। कहा तो जाता है कि ध्रुमाशय द्वारा जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ये ध्रुमाशय द्वारा जुड़े हुए नहीं होते, इनके बीच में कुछ गैप होता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से इस डेंड्रोइड्स जैसी स्ट्रक्चर, यानी जो धागेनुमा संरचनाएं बाहर निकल रही है, ये इनसे आपस में थोड़ी जुड़ने की इनडायरेक्टली ये जुड़े हुए होते हैं। कहा जाए तो थोड़ा सा गैप बना करके रखते हैं, इस गैप को हम बोलते हैं स्नैप्स। क्या बोलते हैं? स्नैप्स। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के ध्रुमाशयों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है, इस रिक्त स्थान को हम बोलते हैं स्नैप्स। ठीक है, जैसे ही वहाँ से संदेश इस ध्रुमाशय वाले भाग पर आता है तो यहाँ से जंप मार करके, यानी स्पीड से आता है, इस वजह से वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है। जैसे ही वो दूसरे न्यूरॉन के ध्रुमाशय को प्राप्त होता है, तो मैंने आपको बताया था ध्रुमाशय का काम होता है संदेश को लेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, और केमिकल रिएक्शन करने के बाद उसको तेज गति से चलने वाले संदेश में डाइवर्ट कर देगा। ठीक है, तो वही प्रोसेस दूसरे न्यूरॉन में दर्शाई जाती है। ऐसे काफ़ी सारे न्यूरॉनों में यही प्रोसेस दर्शाई जाती है, जिसकी वजह से वह संदेश सभी न्यूरॉनों से होता हुआ फिर जाता है आगे की ओर। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, जिस अंग पर हमें पिन चुभी, गर्म चाय फैली, या हमने किसी प्लेस को छू लिया, या हमारे साथ कुछ घटना घटी, तो जिस अंग पर घटना घटती है उस अंग को हम बोलते हैं प्रभावी अंग। क्या बोलते हैं? प्रभावी अंग। अब प्रभावी अंग से डायरेक्टली वो जो संदेश आया था, वो संदेश कहाँ चला जाता है? न्यूरॉन के पास। ठीक है, और वो न्यूरॉन से होता हुआ काफ़ी सारे न्यूरॉनों से होता हुआ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारी पूरी शरीर के अंदर काफ़ी सारे न्यूरॉन आपस में फैले हुए होते हैं, जुड़ करके एक चैन बनाते हैं लंबी सी, और वो पूरी की पूरी चैन हमारे पूरे शरीर में फैली हुई होती है। चाहे शरीर के अंदर कुछ भी हो गया, चाहे शरीर के बाहर कुछ भी हो गया, तो हमें पता पड़ता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे न्यूरॉन जुड़े हुए होते हैं। तो प्रभावी अंग से वह संदेश न्यूरॉन के पास जाता है, और काफ़ी सारे न्यूरॉनों से होता हुआ पहुँचता है मेरुरज्जु के पास, स्पाइनल कोड के पास, स्पाइनल कोड के पास, और स्पाइनल कोड से जाता है माइंड के पास, ब्रेन के पास, मस्तिष्क के पास। अच्छा, वो संदेश जिस एक्टिविटी से बिलोंग करेगा वह मस्तिष्क के उसी पार्ट में जाएगा। जैसे देखने लायक संदेश है, जैसे मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, मार्कर को, तो बाह्य वातावरण से इस चीज़ को देख करके ये मैं अपने आंखों के द्वारा कैप्चर कर रहा हूँ इस चीज़ को, और ये हमारे माइंड के मध्य मस्तिष्क में जाती है। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि मध्य मस्तिष्क देखने और सुनने का काम करता है, जबकि अब ये इसके साथ जो को पिन चुभी है, गर्म चाय फैली है, जो भी एक्टिविटीज़ शरीर के साथ हुई है, तो ये जो मस्तिष्क है उस बात पर सोच विचार करता है, एनालाइज करता है उस चीज़ को। इस वजह से मेरुरज्जु इस संदेश को मस्तिष्क के उस हिस्से में लेकर के जाता है जहाँ पर सोच विचार किया जा सके, एनालाइज किया जा सके, वो संदेश जो आया है वो किस तरीके का है, पिन चुभी है, गर्म चाय फैली है, क्या हुआ है। ठीक है, तो ये जाता है अग्र मस्तिष्क में, क्योंकि आपको पता है अग्र मस्तिष्क सोचने का एक केंद्र है। ठीक है, मस्तिष्क उस चीज़ का एनालाइजेशन करता है, विश्लेषण करता है, विश्लेषण करने के बाद वापस इसको दे देता है मेरुरज्जु को। वह संदेश मेरुरज्जु से वापस न्यूरॉन के पास आता है, और न्यूरॉन से वह वापस प्रभावी अंग पर आ जाता है। जैसे ही संदेश प्रभावी अंग पर आता है तो हमें पता पड़ने लग जाता है कि हमारे किस अंग पर कौन सी एक्टिविटी घटी है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा न्यूरॉन काम करता है, पूरे शरीर में फैल करके हमारे साथ जो भी घटना घटती है, हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ किसने क्या किया, इस सारी जानकारी को ये दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो,
अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम अभी भी है तो प्लीज़ कमेंट्स में उस प्रॉब्लम को लिख दें, और अच्छी लगे तो